Bismillahirrahmanirrahim. Myself Tahir Abbas, and today we are going to discuss lecture number 4, which is usual body paragraph. So first of all, we need to know that what is usual body paragraph. बेसिकली आपका जो यूजुअल पैराग्राफ होता है, पहले हमने इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अनयूजुअल पैराग्राफ क्या होते हैं। नाम से इंडिकेट कर रहा है कि इनफॉर्मल्स होते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है कि वो एक प्रॉपर डिफाइंड जो स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो नहीं करते, जो पैराग्राफ का स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जब आप यूजुअल पैराग्राफ में आते हैं तो इसमें आपने क्या करना होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। ठीक है ना, प्रॉपर 7 to 8 सेंटेंसेस पे आपने पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है ना। इन एन इंग्लिश essay, a typical paragraph is structured to convey a specific idea or argument while maintaining coherence and unity. इसमें आप स्पेसिफिक आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें आपका आइडिया सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि वन पैराग्राफ, वन आर्गुमेंट और वन आइडिया, स्पेसिफिक आइडिया को डिस्कस करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, आपकी जो यूनिटी होनी चाहिए, आपकी कोहेरेंस होनी चाहिए। ठीक है ना। कोहेरेंस के अलावा आप नहीं लिख सकते, आपकी उसमें जो होते हैं वो यूनिटी होती है। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है आपने इसको फॉलो करना है। आपकी जो 6 to 8 सेंटेंसेस से ज़्यादा आपका जो पैराग्राफ है वो नहीं होना चाहिए। आप अगर अनयूजुअल पैराग्राफ कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, आप थोड़ा आगे पीछे जा सकते हैं। जब आप यूजुअल पैराग्राफ पे आते हैं तो आपकी जो लेंथ है ये 6 to 8 सेंटेंसेस होती है, और सिंगल टॉपिक को डिस्कस करती है ये पूरा पैराग्राफ, या सिंगल आइडिया को। आपने इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है, अपने दिमाग के जो वो सेल्स है ना, उनको उनकी जो ओपन कर लें कि 6 to 8 सेंटेंसेस और सिंगल टॉपिक। ये नहीं करना है कि आपने बॉडी पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में क्या किया है, आपने 2 से ज़्यादा आइडियाज़ को डिस्कस कर दिया है, 1 से ज़्यादा आइडियाज़ को डिस्कस कर दिया है, या 1 से ज़्यादा आर्गुमेंट को डिस्कस कर दिया है। एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही आर्गुमेंट या एक ही जो आइडिया है उसको डिस्कस करना है। इट यूजली कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस दैट सपोर्ट अ टॉपिक सेंटेंस और मेन आइडिया। आई विल एक्सप्लेन फर्दर दिस। इसकी जो एग्जांपल होती है वो बॉडी पैराग्राफ होती है। आप थोड़ा थोड़ा पीछे जाए तो हमने ऐसे के 3 पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, सेकंड पे हमने बीच में देखा था वो त्रिकोण के नीचे, वो बॉडी पैराग्राफ थे, और लास्ट पे हमने क्या पढ़ा था, कंक्लूजन। ठीक है ना, ज़हन में आ रहा है? पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बीच में हमने देखा था कि बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, और लास्ट पे कंक्लूजन होता है। तो जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं ये बेसिकली यूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं। इनको हमने प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट जो हुआ हुआ है उसके तहत हमने उसको लिखना है। और शुरू में पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि आप ऐसे में एक लाइन भी स्ट्रक्चर से बियॉन्ड नहीं लिख सकते। आप स्ट्रक्चर को अनफॉलो करके आप अपने से एक लाइन भी नहीं लिख सकते, और मैं इसको आज प्रूव भी करूंगा आगे। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ अ यूजुअल पैराग्राफ। एक जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें बेसिकली टॉपिक सेंटेंस होता है, उसमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, एनालिसिस करते हैं आप उसका, जो आप एविडेंस दे रहे हैं या एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते हैं उसको। लास्ट यूनिटी होती है, उसमें कोहेरेंस होती है, और लास्ट पे जो होता है कंक्लूडिंग थॉट और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। ये स्ट्रक्चर होता है यूजुअल पैराग्राफ का। आप जो 6 से 8 सेंटेंसेस लिख रहे हैं उसमें भी ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, उसके नीचे सपोर्टिंग सेंटेंसेस, उसके फिर एनालिसिस करना है, और लास्ट पे आपने उसमें कोहेरेंस लेके आना है और अपने लॉजिक लिंक करना है, और लास्ट पे आपका कंक्लूडिंग थॉट और कंक्लूडिंग सेंटेंस होना है। आप ये अपने नोट्स के साथ लिख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ यूजुअल पैराग्राफ क्या होता है। इट इज फॉलोड बाय topic sentence, second supporting sentences or evidences, third analysis or explanation, fourth unity or coherence, and lastly concluding thought or sentence. So first of all, I will elaborate topic sentence. Topic sentence क्या होता है? Topic sentence is a sentence that expresses the main idea or central point of a paragraph. जो पैराग्राफ आप लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो पैराग्राफ आप पूरा लिखने जा रहे हैं उसका जो मेन आइडिया है, जो मेन आर्गुमेंट है, जो पहले सेंटेंस में आता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस। जो आपका मेन आइडिया है जिसपे आप पूरा पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉवर्टी इन पाकिस्तान ऐसे लिख रहे हैं, तो आपका जो आर्गुमेंट है वो क्या है, इलिटरेसी इज अ रीजन, इलिटरेसी इज अ रीजन ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो जो आप
इसको लिंक करने जा रहे हैं, तो आप जो पहला सेंटेंस होगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इलिटरेसी इज द प्रिंसिपल और मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो ये क्या है, ये टॉपिक सेंटेंस है, यानी कि आपको जो मेन आर्गुमेंट है आप उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जो इलिटरेसी है इज द मेन रीजन और मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो जो आपका टॉपिक सेंटेंस है इसके नीचे आप उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना। उसमें आप फैक्ट्स फिगर्स देंगे कि पाकिस्तान में इतनी पॉवर्टी है, इतनी इलिटरेसी है, 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, तो इस वजह से पॉवर्टी है। और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर जाके उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने ये समझना है कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। जो आपका मेन आर्गूमेंट है, जो आपका मेन सेंट्रल पॉइंट है पैराग्राफ का, उसको अपने पहले सेंटेंस में लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इलिटरेसी इज द मेन कॉज, इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। आप इस पे पूरा पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, तो आपने इसको पहले सेंटेंस में लिख दिया है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, तो टॉपिक सेंटेंस का जो काम क्या होता है, बेसिकली इट सर्व्स एज अ कंसाइज समरी ऑफ व्हाट द पैराग्राफ विल डिस्कस एंड सेट्स द टोन एंड डायरेक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विद इन दैट पैराग्राफ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आउटलाइन जो होती है वो पूरा एक उसका मैप होता है पूरे ऐसे का। फिर मैंने बताया कि जो इंट्रोडक्शन होता है वो पूरा कंसाइज करके पूरा ऐसे को बता रही होती है। फिर अब हम आए हैं पैराग्राफ पे। जो पैराग्राफ का पहला टॉपिक सेंटेंस होता है ये पूरे पैराग्राफ को कंसाइज करके बता रहा होता है कि आपने, मैं इस पैराग्राफ में ये लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इट सर्व्स अ कंसाइज समरी, एक सेंटेंस में ये पूरे पैराग्राफ की समरी होती है, ठीक है ना। इसको आपने पहले सेंटेंस में ही लिखना है, और ये डायरेक्शन सेट करता है फॉर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विद इन दैट पैराग्राफ कि आप कौन से सेंटेंसेस इस पैराग्राफ में यूज करने जा रहे हैं, और आप किस आइडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं, और आप किस आइडिया के बारे में फैक्ट्स देंगे, फिगर्स देंगे, वट आप जो भी उसको प्रूव करने के लिए आप कुछ सेइंग्स देंगे, कोटेशन देंगे। आपका जो पहला सेंटेंस होना चाहिए वो बिल्कुल मेन पॉइंट को, जो सेंट्रल पॉइंट है या मेन आइडिया है उसको डिस्कस करना चाहिए, वो वहां पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। इट मस्ट हैव एटलीस्ट टू प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्कोर्स मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप टॉपिक सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं आप डिस्कोर्स मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सेंट्रल आइडिया और मेन आर्गुमेंट मेंशन होना चाहिए। समझ आ रही है? यस सर। टॉपिक सेंटेंस की समझ आ गई है शहरियार? यस सर। सर ये डिस्कोर्स मार्कर समझ नहीं आया क्या? मैं बताता हूँ भाई, इस पे हम डिस्कोर्स मार्कर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डिस्कोर्स मार्कर बेसिकली होते हैं, इनको डिस्कोर्स कनेक्टर भी कहते हैं और ट्रांजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। ये बेसिकली एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो कि इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए स्ट्रक्चर स्पीच और राइटिंग। ये आपकी जो राइटिंग है, जब आप बोल रहे होते हैं या आप लिख रहे होते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये डिस्कोर्स मार्कर का इस्तेमाल करता है। आपने बहुत कॉमन यूज किया होगा, हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू दिस। ये तो आपने अपनी एकेडमिक आपकी लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा यूज किए होंगे। तो आज आपको पता चला कि वो डिस्कोर्स मार्कर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, डिस्कोर्स मार्कर कहते हैं। ये डिस्कोर्स बेसिकली आपकी जो राइटिंग होती है या आपकी जो स्पीच होता है उसको जो ऑर्गेनाइज करके बताती है। जब आप ऐसे अल्फाज बोलते हैं तो उसका जो सियाक और सबाक है उसका पता चल जाता है कि आप अगर हाउएवर बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि जो आप अगली बात करने जा रहे हैं ये पिछली बात से मुतजाद है, अपोजिट बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। दे हेल्प टू सिग्नल ट्रांजिशन, शो कनेक्शंस, इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन, express agreement or disagreement, and highlight important points. For example, however हम उस वक्त यूज करते हैं used to introduce a contrasting or unexpected idea। जब आप कोई बात करने जा रहे हैं और आपने क्या करना है, अगली बात उससे अपोजिट करनी है, उससे मुखालिफ बात करनी है, तो आप क्या however का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर वॉज ब्यूटिफुल, हाउएवर आई डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स एंड वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट। अब वो पहले में बात कर रहा है द वेदर वॉज ब्यूटीफुल, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, उसकी बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है। खूबसूरत मौसम में तो लोग बाहर जाते हैं ना, लेकिन उसने क्या किया, आई डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स एंड वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट।
उसने वेदर को एंजॉय नहीं किया, बल्कि उसके अपोजिट किया है। वो घर में बैठा है, आराम से उसने प्रोजेक्ट किया है। तो जो पहले वाला आइडिया है वो दूसरे वाले आइडिया से कंट्रास्ट में है। जब भी कोई आपने कंट्रास्ट में चीज लिखनी है तो आप हाउएवर डिस्कोर्स मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, देयरफॉर। अक्सर हम अपनी लैंग्वेज में, स्पीच में या राइटिंग में देयरफॉर का बहुत एक्सेसिव यूज करते हैं। ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को और लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस को डिस्कस करता है। मिसाल के तौर पे कॉज एंड इफेक्ट होता है कि एक कॉज है और दूसरी उसका इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जांपल, द एक्सपेरिमेंट yielded promising results, therefore further research in this area is warranted। अब एक कॉज है, ठीक है ना, अब उसकी कॉज की वजह से आगे इफेक्ट हो रहा है, उसने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स पैदा किए हैं, तो उन्होंने क्या किया, therefore further research in this area is warranted। अब उसने कहा कि हम फर्दर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, ठीक है ना, इस एरिया में। तो यहाँ पे देयरफॉर का इस्तेमाल हुआ है। अब इन कंक्लूजन या टू सम अप, इट गोज विदाउट सेइंग, टू सम अप माय आर्गुमेंट, इस तरह के जो डिस्कोर्स मार्कर होते हैं उनको हम यूज करते हैं जब हमने किसी बात का हमने इख्तिताम करना हो। मार्क्स द एंड ऑफ डिस्कशन और समराइज द मेन पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, हम अक्सर बात करते हैं टू सम अप माय टॉक, टू सम अप माय आइडिया, टू सम अप माय आर्गुमेंट। तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली इन कंक्लूजन में इस्तेमाल होते हैं डिस्कोर्स मार्कर। जब आपने कोई बात का खात्मा करना हो या कोई बात के इख्तिताम कर रहे हैं, आप अपने पैराग्राफ का इख्तिताम कर रहे हैं, तो लास्ट पे आप क्या लिखते हैं, इन कंक्लूजन, या अक्सर आप यूज करते हैं इन नॉट शेल। किस्सा मुख्तसर उर्दू में बात करें तो उसको टू सम अप, क्लाइमेट सर जी, चेंज। जी जी। इन कंक्लूजन में ओवरऑल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल लास्ट पे, हाँ हाँ। हाँ ओवरऑल, अल्टीमेटली, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ डिस्कोर्स मार्कर विद यू। वो फॉर्मल भी हैं और जी इनफॉर्मल भी हैं, तो आपने अपनी राइटिंग में फॉर्मल यूज करने हैं, ठीक हो गया सर। ठीक है ना। तो आप इन कंक्लूजन में आप टू सम अप लिख सकते हैं, इन नटशेल लिख सकते हैं, गोज विदाउट सेइंग, इस तरह के लिख सकते हैं। सो इसमें एग्जांपल है कि टू सम अप, क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। अब वो बात का इख्तिताम कर रहा है, जब उसने पहले बहुत कुछ लिखा होगा तो लास्ट पे वो क्या कह रहा है, टू सम अप, अब मैं इख्तिताम करने जा रहा हूँ। अब जैसे ही राइटर की जो पढ़ने वाला एग्जामिनर है या चेकर है, वो जब सम अप पढ़ेगा ना, उसको इसकी पूरी समझ लग जाएगी कि अगला फिक्रा क्या होना है, उसने आखिरी बात करनी है। तो डिस्कोर्स मार्कर का ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। समझ आ रही है ना खुशदिल? यस सर। यहाँ पे समझ ना आए, स्टॉप मी, आस्क क्वेश्चंस। पहले मैंने बात की थी टॉपिक सेंटेंस की, हम स्ट्रक्चर पे आए तो टॉपिक सेंटेंस, सेकंड पे हम क्या, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और एविडेंसेस, इसकी बात करेंगे अभी। अब सपोर्टिंग सेंटेंस या जस्टिफिकेशन, पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोर्टिंग सेंटेंस लिखेंगे। सपोर्टिंग सेंटेंस बेसिकली क्या करते हैं, आपको जो मेन टॉपिक है या टॉपिक सेंटेंसेस है उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉलोइंग सेंटेंसेस जो आपके सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे उसमें आप किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, जस्टिफाई और लिंक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब मैंने पहले लिखा है कि इलिटरेसी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, आप अगले सेंटेंसेस में पॉवर्टी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इलिटरेसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इलिटरेसी कैन बी डिफाइंड, इलिटरेसी कैन बी डिस्क्राइब। आप किसी भी सोर्स को लिख के उसको डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा उसको एलेबोरेट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा कंप्रिहेंसिव हो जाए, थोड़ा एलेबोरेट हो जाए, ठीक है ना। तो following sentences in the paragraph provide evidences, example or explanations to support the topic sentence। अब जब आपने थोड़ा लिख लिया उसको, आपने पहला टॉपिक सेंटेंस लिखा, उसको थोड़ा एलेबोरेट किया, उसको डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया, अब आपने क्या करना है, आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात मैंने हवा में नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मैंने कौन सी बात की टॉपिक सेंटेंस में कि इलिटरेसी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, तो सो आई हैव टू प्रूव दिस थिंग बाय कोटिंग रेफरेंसेस,
मैंने कोई ऐसी बात फजूल हवा में नहीं उड़ानी, ना ही मैंने अपनी कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन देनी है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ प्रोवाइड एविडेंस, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशंस टू सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। आप इसमें कोटेशन लिख सकते हैं। कोटेशन एवं नहीं उठा के लिख देनी किसी भी चीज की, आपके मेन टॉपिक जो प्रूव कर रही हो, वो जो बात मैंने की है टॉपिक सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल कि इलिटरेसी इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, तो मैंने इसको प्रूव करना है कि इलिटरेसी ही वाकया ही कॉज है पॉवर्टी की। अब मैं उसके फेवर में एग्जांपल्स दूंगा, उसके फेवर में फैक्ट्स दूंगा। मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट इट्स रिवॉल्व्स अराउंड 60%। 40% लोग पढ़ते ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जाते, की वजह से पॉवर्टी है। ठीक है ना। और ये जो फैक्ट्स फिगर्स या कोटेशन देनी है वो बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए आपके टॉपिक सेंटेंस से, आपके टॉपिक सेंटेंस को वो सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है ना। अब मैं बात इलिटरेसी की कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात नीचे जो कोटेशन है वो क्लाइमेट चेंज के मुतालिक लिख दूँ, तो वो मेरे टॉपिक सेंटेंस को प्रूव ही नहीं कर रही, उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो उसके लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। वो आपके टॉपिक, आपने वो कोटेशन लिखनी है, आपने वो एग्जांपल लिखनी है, आपने वो फैक्ट लिखना है, या कोई भी आर्गुमेंट फिगर लिखना है। और पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी है आपने उसमें, कि मैं देखता हूँ कि वो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, तो वो क्या है, उसमें से स्कूल नहीं जाते वो, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी तो पॉवर्टी ज्यादा है। इस तरह अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी नहीं लिखनी। जो भी बात लिखनी है वो ऑथेंटिक लिखनी है, उसके प्रॉपर रिसर्च हुई हुई हो, उसका फैक्ट हो। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन और फैक्ट में फर्क होता है। ठीक है ना। अपने फैक्ट्स लिखने हैं, आपने उड़ती हुई बातें नहीं लिखनी। आपने उसमें आप उस चीज को कंपेयर और कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। द एविडेंस कैन बी इन फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, डेटा, कोटेशंस और दैट रिइंफोर्स द मेन आइडिया। आप क्या करना है, आप उसमें कोट लिखते हैं, आप कोई भी सेइंग लिखते हैं। ठीक है ना। आप उसमें कोई एग्जांपल पुट कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल वैलिड हो। ठीक है ना। आपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी उसमें, आपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए इलिटरेसी की बात की है, पॉवर्टी के साथ उसको लिंक किया है, तो आपने इलिटरेसी और पॉवर्टी के ही बारे में आपने फैक्ट्स देने हैं, आपने फिगर्स देनी है, आपने सेइंग देनी है, आपने कोटेशन देनी है, कोई भी आपको याद आ रही है, और उसको रेफरेंस के साथ लिखना है। रेफरेंस समझते हैं ना। आपने अगर कोई आर्टिकल में पढ़ा है, तो आर्टिकल का नाम या अखबार का नाम या उस बंदे का नाम, दो चीजें कम से कम आपने लिखनी है, या आर्टिकल का नाम या अखबार का नाम, और साथ में ऑथर, जिस जो राइटर जिसने लिखा है कि फलां बंदे ने बात की है, उसने अपने आर्टिकल में जो पब्लिश हुआ डॉन में, द न्यूज में, द एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस ट्राइब्यून में। ठीक है ना। और फिर आपने आगे बात लिखनी है कि उसने ये बात लिखी है। खुद आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहीं भी मैटर नहीं करेगी ऐसे में। और ना ही आपने पर्सनल प्रोनाउंस यूज करने हैं कि किसी भी जगह पे ऐसे में। पर्सनल प्रोनाउन आई और वी का कहीं भी इस्तेमाल आपने नहीं करना। ठीक है ना। इट इज हाईली डिस्करेज्ड, आपने आई और वी का भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है ना। और लास्ट पे क्या आता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब लास्ट पे आपने बात कर ली, आपने क्या किया, आपने टॉपिक सेंटेंस भी लिख लिया, आपने टॉपिक सेंटेंस को थोड़ा एलेबोरेट भी किया, उसको सपोर्टिंग सेंटेंस दिए, उसकी डेवलपमेंट की, और लास्ट आपने उसी में क्या किया, आपने उसने एविडेंसेस भी दे दिए, आपने उसके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट भी कर दिया। ठीक है ना। जो आपने बात कही उसकी मुतल्लिक आपने उसको बता दिया कि भाई लिटरेसी अगर रीजन है तो कैसे रीजन है और क्यों रीजन है। अब लास्ट पे आप कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे। जिस तरह आप एक पूरे ऐसे का कंक्लूजन लिखते हैं, तो इस तरह आपने पैराग्राफ का भी एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना होता है। कंक्लूडिंग थॉट, in every case, the paragraph ends with a concluding sentence that summarizes the main points or provides a broader insight in the topic. आपने अपनी जो पूरी बात की है उसको इन अ नटशेल टू सम अप करके उसको आपने समेट देना है, आपने पैराग्राफ को एंड कर देना है। इट इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ विच कंक्लूड द डिस्कशन विच स्टार्टेड विद टॉपिक सेंटेंस। जो कि टॉपिक सेंटेंस से डिस्कशन स्टार्ट हुई थी उसको आपने इस पे जाके ना एंड कर देना है। और पैराग्राफ को एंड करना है तो आपने यू मस्ट यूज डिस्कोर्स मार्कर, आइडिया एंड टॉपिक ऑफ एसे। जो बात आपने पहले सेंटेंस में लिखी थी टॉपिक सेंटेंस में,
वही बात आप उसको समराइज करके आप अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में भी लिखेंगे। डिस्कोर्स मार्कर आपने सम अप हो गया, कंक्लूजन सेंटेंस का यूज करने मैंने पहले आपको बताया है, टू सम अप, इन कंक्लूजन, ठीक है ना, ये आपने लिखना है। समझ आ रही है ना यहाँ तक? यस सर। यस सर। जी सर, समझ आ रही कहीं पे समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। सर। लेकिन आपने पीछे एक मिसाल दिया है टॉपिक सेंटेंस में भी हम आपने कहा कि इन कंक्लूजन वगैरह वो यूज कर सकते हैं, आपने उस नहीं नहीं पर्टिकुलर नहीं नहीं टॉपिक। नहीं, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। अच्छा अच्छा, इसलिए वो मैं मैंने थोड़ा लिखा है कंफ्यूज हो मार्क्स गया। द एंड ऑफ अ डिस्कशन और समराइज द मेन पॉइंट्स। वो मैंने डिस्कोर्स मार्कर को चल एलेबोरेट करने के लिए उसकी एग्जांपल दी हुई थी। चल ठीक हो गया सर, ठीक। आप जो सेंटेंस यूज करते हैं ना, आप टॉपिक सेंटेंस में, ये मोस्टली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, या देयरफॉर यूज कर लिया, इन एडिशन टू यूज कर लिया, मोर ओवर, इस तरह आप अक्सर यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं था। तो इस तरह आप पैराग्राफ के स्टार्ट में इस तरह यूज करेंगे, इन एडिशन टू, मोर ओवर, फर्दर मोर, इस तरह के यूज करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? यस सर। अभी मैं आपको ये प्रॉपर आगे जाके एग्जांपल भी दिखाऊंगा लास्ट पे, तो उस पे आपकी क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी, आपकी कंफ्यूजन है ना वो और दूर हो जाएगी। तो मैंने ये अपना ऐसे उठाया, ये मैंने लिखा था तकरीबन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, और स्टार्टिंग में ही लिखा था, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। दिस इज अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश ऐसे, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है ना, क्योंकि इस पे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब इसका पैराग्राफ 1, इंट्रोडक्शन को छोड़े, अब मैं क्या आ गया हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ पे आ गया हूँ, मेन बॉडी पे, बॉडी पैराग्राफ पे। मेरा पहला आर्गुमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग द सर्विस इंडस्ट्री। मैंने ये पहला आर्गुमेंट दिया है, ट्रांसफॉर्मिंग द सर्विस इंडस्ट्री हु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा पहला आर्गुमेंट है, दिस इज माय फर्स्ट आर्गुमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग द सर्विस इंडस्ट्री। सो सर जी, read this paragraph 1. First and foremost, in affirmative way, artificial, सर जी जी, जो आपने पहले बताया वो हम टॉपिक कह सकते हैं, या एस्पेक्ट, एस्पेक्ट यानी कि सब एस्पेक्ट हमारा यही है ना, जिस पे हम लिख रहे हैं। ये मेरा इंग्लिश ऐसे का टॉपिक है, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, जी, ठीक ये है ना। टॉपिक हो गया, लेकिन वो जो हम लिखेंगे तो वो मतलब वो सब टॉपिक होगा फिर। जी लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। नहीं मैंने इसको, नहीं, मैं वही यही ऐसे ही पूछ रहा हूँ ना, ये मतलब ये ये तो मेरा हमारा मेन, टॉपिक हो गया वो। ये मेरा टॉपिक हो गया और ये मेरा आर्गुमेंट है, अच्छा, आर्गुमेंट है। ये मेरा फर्स्ट ठीक हो आर्गुमेंट है गया। जो उसके फेवर में मैं लिखने जा ठीक रहा हूँ। अब साथ के तौर पे आप इस पे ठीक। पूरा एक बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे और मैंने अगर लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे आप। पैराग्राफ 1, first and foremost, in a affirmative way, artificial intelligence has equipped the service industry with unlimited tools that are not only effective but also more efficient to boost the industry. Robots based on artificial intelligence have spread across the hotel industry. The charge of hotel industry has been taken over by the artificial intelligence. Moreover, petrol pumps have been planted the super intelligent machines that work automatic and paying their duties with efficiency. In India, Today News telecasted a documentary on 6 June 2022 in which they reported that artificial intelligence based drones were being used to deliver food by a food delivery servicing company. This is therefore most effective and efficient way to perform different tasks in different situations, particularly in the service industry, merely due to artificial intelligence. Hence, it can be stated that artificial intelligence based robots have replaced the outdated techniques with novelty in service industry particularly and proving fruitful for humankind by transforming the world in positive ways. अब इसमें आपको नजर आ रहा है कुछ जो मैंने पीछे पॉइंट्स बताए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज किया है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा डिस्कोर्स मार्कर है। आप आगे जाए ना, टॉपिक सेंटेंस, इसमें टॉपिक सेंटेंस है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन अफर्मेटिव वे,
Artificial intelligence has equipped the service industry with unlimited tools that are not only effective but also more efficient to boost the industry. This is my topic sentence. I use discourse marker. I also use the main idea which I'm going to discuss in paragraph. ठीक है ना, कि ये सर्विस इंडस्ट्री को बूस्ट अप कर रही है, ठीक है ना, इसको मोर एफिशिएंट बना रही है। सेकंड, डेवलपिंग सपोर्टिंग सेंटेंस, उसी में से उस पैराग्राफ में से ये मैंने उसको एलेबोरेट किया है। रोबोट्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव स्प्रेड अक्रॉस द होटल इंडस्ट्री। The charge of hotel industry has been taken over by the AI, artificial intelligence. Moreover, यहाँ पे फिर मैंने डिस्कोर्स मार्कर का इस्तेमाल किया। Petrol pumps have been planted with super intelligent machines that work automatic and paying their duties with efficiency. अब ये देखिए ना, इसको डेवलप कर रहा है, एक पूरे आर्गुमेंट को, एक पूरे पैराग्राफ को डेवलप कर रहा है। अब ये टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट होटल इंडस्ट्री एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई बात बाहर की है नहीं है ना, उसी को सपोर्ट कर रही है, उसी को सपोर्टिंग सेंटेंसेस है, उसी को डेवलप कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेंशन टॉपिक सेंटेंस एंड देन डेवलपिंग आर सपोर्टिंग सेंटेंसेस व्हिच आर सपोर्टिंग द टॉपिक सेंटेंस बेसिकली। और ये टॉपिक सेंटेंस से ही रिलेट कर रहे हैं, उसको एलेबोरेट कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट में है। नाउ आई एम गिविंग फैक्ट्स और फिगर्स, इसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि किस तरह, कोई एग्जाम्पल भी कोट किया या नहीं है, कहीं पे हो भी रहा है या नहीं है, या हवाई बातें हैं। In India, Today News telecasted a documentary on 6th June 2022 in which they reported that artificial intelligence-based drones were being used to deliver food by a food delivery service company. अब अगर मैंने बात की है कि artificial intelligence is transforming the hotel industry, तो मैंने ये एग्जांपल दी है, उसको बताया है कि भाई ये इंडिया में ये रिपोर्ट हुआ है, उसने किसने किया, टुडे न्यूज़ ने टेलीकास्ट डॉक्यूमेंट्री की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड टू डिलीवर फूड। होटल इंडस्ट्री को उसने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होटल इंडस्ट्री में उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है इन पॉजिटिव वे, ठीक है ना। अब मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया है। पहले मैंने टॉपिक सेंटेंस दिया, उसके बाद मैंने डेवलपमेंट की, सपोर्टिंग सेंटेंसेस दी, उसी के साथ मैंने जस्टिफाई कर दिया एक फैक्ट के साथ, ठीक है ना। एक डॉक्यूमेंट्री को एक प्रॉपर रेफरेंस के साथ मैंने कोट किया है। लास्टली अब मैंने लिंक किया है, पहले मैंने टॉपिक सेंटेंस बताया, फिर मैंने सपोर्ट दी, उसको जस्टिफिकेशन भी कर दी। अब मैं बता रहा हूँ अपने के लिंक कर रहा हूँ इस चीज को कि दिस इज देयरफॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन डाइवर्स सिचुएशन ड्यू टू मेरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टिकुलरली इन द सर्विस इंडस्ट्री। अब मैंने इस बात को लिंक कर दिया कि ये पिछली बात देख लें, इस बात से वाज़ेह नजर आता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने सर्विस इंडस्ट्री को बूस्ट कर दिया है, ठीक है ना, सर्विस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले मैंने टॉपिक सेंटेंस को बताया, फिर डेवलपमेंट किया, फिर मैंने जस्टिफिकेशन दी और मैंने लिंक कर दिया, और लास्टली मैंने क्या किया, कंक्लूडिंग सेंटेंस हिंस। यहाँ पे फिर डिस्कोर्स मार्कर का इस्तेमाल हुआ है। हिंस का पता होता है एंड पे यूज होता है, जब आप बात को खत्म करते हैं आप अक्सर हिंस का इस्तेमाल करते हैं। चौंके, हिंस प्रूव्स it can be stated that artificial intelligence based robots have replaced the outdated techniques with novelty in the service industry and proving fruitful for humankind by transforming the world in positive ways. अब मैंने देखे ना AI ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इन पॉजिटिव वेज, मैंने पूरे ऐसे का जो टॉपिक था उसको भी डिस्कस किया, उसको समराइज भी किया मैंने उसको अपना जो मेरा मेन आर्गुमेंट था पैराग्राफ का उसको भी मेंशन किया, उसको पूरा समराइज करके कंक्लूडिंग सेंटेंस में लिख दिया। दिस वाज ऑल अबाउट बॉडी पैराग्राफ। यहाँ तक किसी को अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या करना है, इसमें आपने कोई जो पहला ऐसे है ना, ऐसे 1 कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, इसमें आपने एक आर्गुमेंट उठाना है, एक आर्गुमेंट, कोई भी कॉज उठा लें, कोई भी कॉन्सिक्वेंस उठा लें, उस पर आपने बॉडी पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना। उसका इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, उसका कंक्लूजन नहीं लिखना, उसका एक बॉडी पैराग्राफ लिखना है किसी भी एक कॉज पे या किसी भी एक कॉन्सिक्वेंस पे। सेकंड में आप उसी तरह प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसका एक आर्गुमेंट उठाना है, कोई प्रोज उठा लें, कोई कॉन्स उठा लें, तो उस पर आपने क्या करना है, उस पर आपने बॉडी पैराग्राफ 6 to 8 सेंटेंसेस में लिखना है, दोनों को PDF में कन्वर्ट करके मुझे व्हाट्सएप कर देना है,
ताकि मैं आपको देखूं कि समझ आई है या नहीं आई, तो उससे फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।